मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इसे आप तैयार करिएगा। देखिए ये क्या है, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। सर्वप्रथम देखिए गोलीय अवतल पृष्ठ जब लेंगे, क्योंकि गोलीय पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल पृष्ठ होता है, एक उत्तल पृष्ठ होता है। एक कॉनकेव सरफेस होता है, एक कॉन्वेक्स सरफेस होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज अवतल पृष्ठ की हम लोग बात करेंगे, कॉनकेव सरफेस की बात करेंगे, उससे अपवर्तन का सूत्र कैसे निकलता है, क्या होता है। तो उसको निकालने से पहले हम लेते हैं एक अवतल पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ लेते हैं? एक अवतल पृष्ठ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे कि माना एक अवतल पृष्ठ एस पी एच डैश लिया। क्या लिखेंगे कि माना एक अवतल पृष्ठ एस पी एच डैश लिया, जो किसी माध्यम को दो भागों में वियोजित किया है, जो किसी माध्यम को दो भागों में वियोजित किया। अतः एक भाग प्रथम माध्यम विरल तथा द्वितीय माध्यम क्या है? सघन है। सघन, ये कौन सा माध्यम है मेरे प्यारे बच्चों? द्वितीय माध्यम। द्वितीय माध्यम ये कौन सा माध्यम है? प्रथम माध्यम। प्रथम माध्यम। अब देखो बच्चों, जब ये द्वितीय माध्यम हुआ और ये प्रथम माध्यम हुआ, तो दूसरे पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 तथा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। क्या है? पहले माध्यम का माने विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 और सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? n2 है। इस माध्यम का अपवर्तनांक n1 मेरे प्यारे बच्चों, इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? n2 है। इसे आपको दिखाना है, एक माध्यम सघन माध्यम ऐसे ऐसे दिखा दीजिए। अब लिखेंगे उस अवतल पृष्ठ के मुख्य अक्ष। क्या लिखेंगे? उस अवतल पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O स्थित है। तो इसको लिखने से पहले आप क्या लिखेंगे? माना एक अवतल पृष्ठ एस पी एच डैश है, जिसका वक्रता केंद्र C, क्या लिखेंगे? जिसका वक्रता केंद्र क्या है? C है, जिसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O है जिस पे वस्तु रखी गई है। जिसके मुख्य अक्ष पर क्या है? एक बिंदु O है जिस पे वस्तु रखी गई है। तो यहाँ पे ले लीजिए बिंदु O है, यहीं पे क्या है? वस्तु है। क्या है? आपका वस्तु है, जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें, जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? अवतल पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होती हैं और अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। क्यों? क्योंकि जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में जा रही हैं, वह माध्यम, जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें जा रही हैं, वो माध्यम आपका विरल है, और जिस माध्यम में जा रही है वो माध्यम क्या? आपका सघन है। तब जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। और अभिलंब रेखा क्या होती है? वे रेखाएं जो वक्रता केंद्र से होकर क्या होती हैं? गुजरती हैं। जो वक्रता केंद्र से जाती हैं, उन रेखाओं को हम लोग अभिलंब रेखा कहते हैं। तो इसकी अभिलंब रेखा क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? ये, इससे एक रेखा का निर्माण करेंगे। C और बिंदु A को क्या करेंगे? मिलाएंगे, जिससे एक रेखा का निर्माण होगा। इसी रेखा को हम लोग कौन सी रेखा कहेंगे? अभिलंब रेखा कहेंगे। CN मान लो, ये कौन सी रेखा है? CN, जो अभिलंब रेखा नॉर्मल है। और प्रकाश की किरणें जब जाएंगी तो इसमें क्या होंगी? अभिलंब की तरफ झुक जाएंगी, जो R का निर्माण करेंगे। किस कोण का निर्माण करेंगी? R कोण का। और ये आपतित किरण अभिलंब के साथ कौन सा कोण बनाएंगी? I, जिसे आपतन कोण कहते हैं। पुनः अपवर्तित किरण किसको? AB को पीछे तक बढ़ाया। पुनः अपवर्तित किरण AB को क्या किया? पीछे तक बढ़ाया, जो मुख्य अक्ष को बिंदु I पर काटती है। मुख्य अक्ष को किस बिंदु पर काटती है? I बिंदु पर काटती है, जो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब है।
जो वस्तु का कौन सा है, आभासी प्रतिबिंब है। क्यों आभासी प्रतिबिंब कहते हैं? क्योंकि ये वास्तव में अपने से नहीं काटी हैं। अपवर्तित किरण को हमने क्या किया, पीछे तक बढ़ाया, जो मुख्य अक्ष को बिंदु किस पे काट रही हैं, आई पे काट रही हैं। अतः यह बिंदु क्या है, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब है। ये मुख्य अक्ष है आपका। पुनः बिंदु ए से एक अविलंब रेखा खींचा या एक अविलंब रेखा खींचा जो मुख्य अक्ष को बिंदु एम पर काटती है, जिसकी ऊंचाई h है, जिसकी ऊंचाई h है। और वश से निकलने वाली आपतित किरणें मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण और प्रतिबिंब से निकलने वाली आपतित किरणें या अपवर्तित किरणें मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण और ये कौन सी, गामा कोण बनाती है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दो रेखाएं ए बी और एन सी बिंदु ए पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, इसलिए ये छोटा सा कोण, ये वाला कौन कोण, आई ए सी आर होगा आपका। क्योंकि जब किसी रेखाओं को दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं, जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर क्या करती है, आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उनका शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाली देखिए, ये वाली कोण कितना, आर है, तो ये दोनों रेखाएं जब आपस में प्रतिच्छेदित करेंगी तो ये क्या होगा, आर होगा। ये फिगर इसी तरह ड्रा करेंगे, लिखेंगे कि माना एक अवतल पृष्ठ एस पी एस डैश है, जिसका वक्रता केंद्र सी है, जिसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु बिंदु ओ है जिस पे वस्तु रखा गया है, जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल पृष्ठ के बिंदु ए पर आपतित होती हैं और अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। पुनः अपवर्तित किरण ए बी को पीछे तक बढ़ाया, जो मुख्य अक्ष को बिंदु आई पर काटती हैं, जिसे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण, प्रतिबिंब या अपवर्तित किरणें मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण और अविलंब मुख्य अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है। अब देखो जो इसका निगमन कैसे करेंगे, स्नेल के नियमानुसार या स्नेल के समीकरण से, स्नेल के समीकरण से। अब स्नेल का समीकरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, n इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। साइन आई क्या है, स्नेल समीकरण क्या है, अपवर्तन का द्वितीय नियम में बताया गया है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। साइन आई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइन आर। साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर होता है मेरे प्यारे बच्चों। जब इसको मिलाएंगे साइन आई इक्वल टू एन साइन आर होता है। जब एन की वैल्यू हम लोग निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो साइन आई बटा साइन आर होगा। अतः इसी समीकरण को हम लोग स्नेल का समीकरण कहते हैं, जो अपवर्तन का क्या है, द्वितीय नियम है, जहाँ एन क्या है, एक नियतांक है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी आप अपवर्तन कोण और आपतन कोण है, तो आपतन कोण कीजिए, अपवर्तन कोण कीजिए के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। अतः स्नेल के समीकरण से एन इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, मानिए विरल माध्यम का अपवर्तनांक 1 and 2, मान जब प्रकाश किरणें पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक मेरे प्यारे बच्चों n2/n1 होता है। लिखेंगे तब n का मान रखेंगे n2/n1 इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर, साइन आर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्रॉस मल्टी करेंगे तो n2 साइन आर इक्वल टू n1 साइन आई। अब देखिए n2 साइन आर इक्वल टू n1 साइन आई,
फिर नीचे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों चूंकि देखो बच्चों अब होगा n12 sin r इक्वल टू n1 sin r। इसका मानेंगे अतः चूंकि जब अवतल पृष्ठ का द्वारक क्या हो छोटा हो तब बिंदु A बिंदु P पर होगा। कहाँ होगा? P पर होगा। तब साइन I बराबर I तथा साइन R बराबर R। अब देखो बच्चों साइन I बराबर I तथा साइन R बराबर R इस समीकरण में लिखेंगे तब क्या बनेगा? देखिए बच्चों n2 बटा n1 इक्वल टू साइन I का मान क्या रखेंगे आप? I और साइन R का मान क्या रखेंगे? I। तो I बटा क्या हो जाएगा? R। क्रॉस मल्टी करेंगे तो n2 R इक्वल टू n1 I। अब इसमें इस फिगर से I और R का मान निकालेंगे। आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मेरे प्यारे बच्चों मान निकालेंगे। कैसे? देखिए आप ये आपका कौन सा कोण है? I ये किस त्रिभुज में पड़ रहा है? देखिए इस त्रिभुज का एक बहिष्कोण है। ये त्रिभुज क्या है? ये क्या है? ये आपका एक बहिष्कोण है। इस त्रिभुज OAC में पड़ रहा है कौन? I। तो लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज OAC में कोण ACP या कोण गामा क्या है आपका? कोण गामा बहिष्य कोण है। तो जो बहिष्य कोण क्या होता है? त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण कोण के दो शेष अंतः कोणों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए गामा इक्वल टू I प्लस क्या हो जाएगा? अल्फा। I प्लस अल्फा और I इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। ये समीकरण 1 कर लेते हैं, या समीकरण 1 नहीं करेंगे तभी वो वैल्यू क्या की जाएगी? उसमें रख दी जाएगी। और R किस में पड़ा? देखिए ये R है IAC में। फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज कौन सा? IAC में गामा बराबर क्यों? क्योंकि गामा भी इसी त्रिभुज का बहिष्कोण है। में गामा क्या है? बहिष्य कोण है। इसलिए क्या गामा बराबर बीटा प्लस R। तो R की वैल्यू निकालेंगे। बीटा इधर आएगा, पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस गामा माइनस बीटा। समीकरण कर लीजिए। नीचे लिखेंगे I और R का मान कहाँ पे? इस समीकरण में। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3। तो I का मान समीकरण किसमें? 1 में क्या करने पर मेरे बच्चों? 1 में रखने पर। जब 1 में रखेंगे तो n2 R की वैल्यू क्या है? देखिए गामा माइनस बीटा इक्वल टू n1 I की वैल्यू क्या है? गामा माइनस अल्फा। अब देखो बच्चों मल्टी करेंगे तो n2 गामा माइनस n2 बीटा इक्वल टू n1 गामा माइनस n1 अल्फा। n1 का मल्टी गामा हम करेंगे n1 गामा, n1 का मल्टी अल्फा हम करेंगे n1 अल्फा। मेरे प्यारे बच्चों गामा को एक साइड करिए तो ये क्या हो जाएगा? n2 गामा माइनस
N1 गामा इक्वल टू, ये माइनस है ये पर जाएगा तो N2 माइनस N1 अल्फा अब प्लस N2 बीटा। इसमें गामा मेरे प्यारे बच्चों कॉमन है, दोनों में है, तो N2 माइनस N1 हो जाएगा इक्वल टू N1 अल्फा प्लस N2 बीटा। अब देखो बच्चों N1 अल्फा N2 बीटा है, आपको अल्फा और बीटा का मान चाहिए। तो अल्फा और बीटा का मान यही में मायने है, ये जब आप अच्छी तरह निकाल लेंगे तो खूब आसानी पूर्वक इसको निकाल लेंगे। देखिए अल्फा और गामा बीटा कहाँ है, गामा यहाँ पे है, ये ऊंचाई इसकी पता है, और ये आपका दूरी क्या है, ये आपकी दूरी क्या है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये आपकी दूरी ध्रुव से वक्रता केंद्र कैपिटल आर होती है, जो इधर माइनस होती है। वस्तु की दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यू से। ये प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बी से। सभी दूरियां इधर वाली क्या होती हैं, निगेटिव माइनस होती हैं। तो अब गामा की बात करेंगे तो लिखेंगे कि त्रिभुज ACM में गामा, अल्फा को निकाल लेते हैं, OAM में अल्फा बराबर tan अल्फा। क्यों, क्योंकि इसका द्वारा क्या है, छोटा है, इसलिए अल्फा बराबर tan अल्फा लेंगे, और tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे, बोलिए लाल बटे, क्या होता है, लाल बटे कक्का। तो लंब बटे यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आधार। तो ये त्रिभुज में देखिए OAC में इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब, तो लिखेंगे माइनस H अपान, ये ध्रुव से इसकी दूरी क्या है, माइनस U। देखो बच्चों जब ये माइनस H अपान माइनस U होगा तो ये आएगा H अपान U। अब देखिए ये जब H अपान U आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बीटा का मान निकालेंगे। त्रिभुज, या इसी प्रकार लिख दीजिए, इसी प्रकार बीटा इक्वल टू tan बीटा, और जब tan बीटा का मान निकालेंगे लंब बटा आधार होगा, तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब है और ये आधार है, तो माइनस H अपान माइनस भी होगा, तो H अपान ये क्या आएगा आपका, भी आएगा मेरे प्यारे बच्चों। चूंकि H आपकी पॉजिटिव होगी, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा वाली क्या होती है H मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होती है, तो ये माइनस H अपान भी हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव होगी तो ये भी H अपान भी हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है। और गामा का वैल्यू निकालेंगे, ये भी tan गामा हो जाएगा। जब tan गामा, तो इसमें भी लंब ये H आपका पॉजिटिव है, और गामा की दूरी क्या है यहाँ से, वक्र R, माइनस R इक्वल टू माइनस H अपान क्या आएगा, R। अब यही मेरे प्यारे बच्चों ये सब मान आप उठा के किस में रखेंगे, समीकरण में रखेंगे। किस समीकरण में, जो ये समीकरण आपका बना है। देखो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, तथा गामा का मान किसमें, समीकरण में क्या करने पर, रखने पर। कौन, किस समीकरण में, ये गामा N2 माइनस N1 इक्वल टू माइनस N1 अल्फा और प्लस N2 बीटा। गामा की वैल्यू क्या है, माइनस H अपान R, N2 माइनस N1 इक्वल टू माइनस N1 अल्फा की क्या है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस H अपान U प्लस N2, अब बीटा की क्या है देखिए, माइनस H अपान V। तो माइनस H अपान R N2 माइनस N1 इक्वल टू, आप माइनस H कॉमन कर लीजिए या H ही कॉमन करिए। माइनस H कॉमन करते हैं तो ये माइनस H निकलेगा, तो ये माइनस N1 अपान U और माइनस जाएगा तो प्लस N2 अपान भी बचेगा। ये माइनस H से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कैंसिल हुआ। यहाँ पे आएगा 1 अपान R N2 माइनस N1 इक्वल टू, प्लस वाले को पहले N2 अपान V और माइनस N1 अपान U। यही सूत्र आपका अपवर्तन का सूत्र, नीचे लिखिए, अतः
यह सूत्र अपवर्तन का सूत्र है। इसी सूत्र को हम लोग कौन सा सूत्र कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अपवर्तन का सूत्र कहेंगे। अब देखो बच्चों, इसे विशेष रूप से आप लोग तैयार करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आता है निगमन करने को, और इसे बहुत ही आसानी पूर्वक विशेष रूप से आप लोग तैयार करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक मात्राओं में शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल विकास करे और अपने ज्ञान को आप तक पहुंचाएं वीडियो के माध्यम से। अगर आपको मेरे प्यारे बच्चों जहाँ पे नहीं समझ में आता हो उसे हमारे पास मैसेज करें, जिसका सलूशन, जिसका वीडियो बना के आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूं, जिससे आपकी समस्या क्या हो, सॉल्व हो।